हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसकी पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एटम अरेंजमेंट के आधार पे एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल पैरामीटर के आधार पे एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप कापी कलम के साथ बैठें और मेरे साथ इस चैप्टर का नोट बनाएं। ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा दूं जो हम लोग पढ़े थे। एटम अरेंजमेंट के आधार पर एटम अरेंजमेंट के आधार पर एकक कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल और एक होता है वो क्या बोलिए सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है। सेंटर्ड कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फेस सेंटर्ड, फिर होता है बॉडी सेंटर्ड और लास्ट का होता है क्या इंड सेंटर्ड। सिंपल क्या होता है, सिंपल में वे एकक कोशिका जिसमें यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। फेस में क्या होता है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीय कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जालक बिंदु जो भी आप कह सकते हैं कॉर्नर पर पाए जाने के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं प्रत्येक फलकों के मध्य में पाए जाते हैं। और बॉडी में क्या होता है, ये वह एकक कोशिका जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जालक बिंदु कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच में पाए जाते हैं। और इंड में क्या होता है, इंड सेल में क्या होता है, वह एकक कोशिका जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ठीक है कॉर्नर पर पाए जाने के साथ साथ किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं या अंत्य एकक कोशिका बोलते हैं। तो ये तो 4 थे किसके आधार पे एटम अरेंजमेंट के आधार पे। यहाँ पे एटम कहाँ पे स्थित है कॉर्नर पे। फेस में कहाँ है कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलकों के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट कहाँ पे है कॉर्नर पे है और साथ ही साथ उनके सेंटर में है बिल्कुल मध्य भाग में है। और यहाँ पे एटम कॉर्नर पे हैं और साथ ही साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य में स्थित हैं। तो ये 4 थे किसके आधार पे एटम अरेंजमेंट के आधार पे। ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल पैरामीटर के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सेल पैरामीटर होता क्या है। ठीक है। सेल पैरामीटर की बात करें अगर तो अगर कोई हम सेल बनाए कोई भी यूनिट सेल बनाए अगर हम बात करें क्यूबिक की बात करें अगर ठीक है अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें अगर तो इसमें ध्यान से देखिए इसमें 3 अक्षीय लंबाई होती है। 3 अक्ष हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। आप किसी को एक्स वाई किसी को जेड मान सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। अगर हम इसको एक्स मान लें तो यह एक्स अक्ष है। ठीक है। और इस वाले को क्या मान लें हम वाई, इस वाले को क्या मान लें हम जेड मान लें। तो ये जो लंबाई है ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की इसको हम यदि ए मान लें, ये जो एक्स ये जो लंबाई दी गई है वो क्या है ए है। जो वाई की लंबाई ली गई है यूनिट सेल का इसको बी मान लें अगर। ठीक है। और जेड पे जो ये लंबाई लगेगी इसको क्या मान लीजिए सी मान लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो सी। ठीक है। जो ए भुजा की लंबाई है उसके सामने का विपरीत जो एंगल है उसको अल्फा मान लीजिए। जो बी भुजा है उसके सामने के एंगल को आप बीटा मान लीजिए। और जो सी भुजा है उसके सामने के एंगल को आप क्या मान लीजिए गामा मान लीजिए। ठीक है। तो ये जो आप लंबाई देख रहे हैं ए बी सी
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय लंबाई बोलते हैं। ए बी एंड सी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ बोलते हैं। एक्सियल लेंथ या सी को बोलते हैं अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई। और अल्फा बीटा एंड गामा जो होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, अक्षीय कोण बोलते हैं। और यही 6 जो होते हैं, 6 ये सेल के क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। सेल के क्या कहते हैं, पैरामीटर, या इन्हें क्या बोलते हैं, पराशर बोलते हैं। और इनके आधार पे जो सेल होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। इन सेल पैरामीटर के आधार पे यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ध्यान से, ए को चेंज कर दें, बी को चेंज कर दें, या सी को चेंज कर दें, या इसमें से किसी 2 को चेंज करें, या तीनों को चेंज करें, तो क्या आ जाएगा, सेल की जो आकृति होगी क्या जाएगी, बदल जाएगी। एंगल है अल्फा बीटा गामा, एंगल चेंज करेंगे तो इसकी आकृति बदल जाएगी। तो अगर सबको चेंज किया जाए तो देखा गया कि प्रकृति में कुल 7 प्रकार के जो है यूनिट सेल पाए गए। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब इसकी हिसाब लेना तो ले लीजिए, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए, अगर सेल पैरामीटर के आधार पर हम बात करें तो मैंने बताया कि 7 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, तो सेल पैरामीटर के आधार पे जो है यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं आर्थोगोनल। इसका हिंदी नाम भी देख लीजिए, इसको बोलते हैं घनीय क्यूबिक तंत्र, घनीय तंत्र बोलते हैं इसको, या घनीय एकक कोष्ठिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विसमलंबाक्ष। ठीक, आर्थोगोनल क्या बोलते हैं हम लोग, विषम समलंबाक्ष बोलते हैं। ठीक है, और चौथा क्या था आपका, मोनोक्लिनिक, इसको बोलते हैं एकंताश। ठीक है, और जो पांचवा का आता है वो होता है ट्राइक्लिनिक, इसको बोलते हैं त्रिनताश। और जो आपका छठा होता है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं षटकोणीय एकक कोष्ठिका। और जो आपका 7वां और लास्ट होता है वो आपका होता है राम्बोहेड्रल। क्या होता है, राम्बोहेड्रल, जिसको बोलते हैं त्रिसमन ताक्ष। बात समझ में आ गई। ये 7 क्रिस्टल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। ठीक है, अगर इनके हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर बोले तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण की बात करें, अगर इनके एक्सियल लेंथ, और यहां बात करें क्या, एक्सियल एंगल की बात करें। ठीक है, तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं इनके जो एक्सियल लेंथ होते हैं ए बी सी, वो तीनों बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। और इनके एंगल अल्फा बीटा गामा ये भी आपस में बराबर होते हैं, और ये 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें टेट्रागोनल की बात करें तो इसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, सॉरी 2 भुजाएं ए भी बराबर होती हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता, परंतु इनके तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल की बात करें अगर तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं,
परंतु इसके तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और वो भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एकमताज की बात करें तो इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बात करें त्रिमताज ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इस पूरे यूनिट सेल में ट्राइक्लिनिक ऐसा एक कोशिका है जिसमें सबसे अधिक विषमता पाई जाती है, ठीक है ना। इसके न तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और न तो इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। षटकोणी की बात करें तो इसमें ए बराबर बी तो होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। इसकी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 120 डिग्री होता है, पढ़े हम लोग इसको पहले। और जो गामा होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। राम्बोहेड्रल की बात करें अगर तो इसके तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं और इसके तीनों एंगल भी बराबर होती हैं, बट व्हाट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इनका एक्सियल लेंथ, ये इनका एक्सियल एंगल, ठीक है। अगर इसको याद करने की बात करें तो इसका जो ऐसे इसकी जो है इनके अंग्रेजी के पहले अक्षर से याद कर सकते हैं हम लोग, CTOMTHR, CTOMTHR, ठीक है ना। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब आर्थागोनल, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक, एस हेक्सागोनल और आर का मतलब क्या होता है, राम्बोहेड्रल। बात समझ रही है। तो हम इसको जो अंग्रेजी के पहले अक्षरों से इनको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रम होता है और क्रम ऐसा है कि यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो जो यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है इनके भुजाओं में या एंगल में वो बिल्कुल क्रमबद्ध दिख रहा है। यहाँ पे ए बी सी में कोई चेंजिंग नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी ठीक है। यहाँ पे सी चेंज हुआ है, बाकी सब ठीक है। आगे आएंगे तो तीनों भुजाएं नॉट इक्वल टू हैं लेकिन एंगल तीनों बराबर हैं। यहाँ पे अब एंगल भुजाएं तो बराबर नहीं है लेकिन यहाँ पर अब एक एंगल भी बराबर नहीं है, बीटा अल्फा गामा बराबर है। नीचे आने पर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है और इसके तीनों एंगल बराबर नहीं है। इसके नीचे आएंगे तो ए बी बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता है। षटकोणी में पढ़े ही हैं, अल्फा बीटा 120 होता है लेकिन गामा 90 डिग्री होता है। और राम्बोहेड्रल में ए बी सी बराबर होते हैं, इनका एंगल भी बराबर होता है लेकिन इनका एंगल 90 अंश के बराबर नहीं होता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और तीनों इसका एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर दिखेंगी और इनके एंगल भी क्या होंगे, इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। आपस में बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। द्विसम लंबांश की बात करें तो इसमें ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी है लेकिन तीनों एंगल बराबर है। तो जब तीनों एंगल इसका बराबर है तो इसका बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ए इसको अगर बी मानेंगे तो ए भी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। ए भी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, लेकिन प्रत्येक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये अब क्या जाएगा बताइए, टेट्रागोनल हो जाएगा। क्या जाएगा, टेट्रागोनल। अगर बात करें विषम लंबांश की बात करें तो ऑर्थोगोनल की बात करें तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट एंगल इसके तीनों क्या है, बराबर है। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पे ठीक है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। तो ए बी सी आपस में बराबर नहीं है लेकिन प्रत्येक एंगल आपस में बराबर होंगे और वे कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल का हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम बात करें किसका, मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में क्या दिया होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे इसको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, ए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। ये 90 अंश है लेकिन ये 90 अंश नहीं है। समझ में आ रहा होगा ना। वैसे 3D स्ट्रक्चर को 2D प्लेन में बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसा कोई मतलब क्यूब हो, वैसा कोई आयताकार वस्तु हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, लेकिन दो एंगल 90 अंश हो और एक एंगल 90 अंश न हो, तो वो क्या होता है आपका मोनोक्लिनिक होता है। क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है। अगर बात करें ट्राइक्लिनिक की, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और इसके अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं इसको भी, सॉरी ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये एंगल और ये एंगल तीनों 90 डिग्री नहीं है, दिया भी है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तो न तो अल्फा बीटा गामा बराबर है और न तो इसकी भुजाएं बराबर है। तो ये क्या था आपका ट्राइक्लिनिक होता है। ट्राइक्लिनिक ही में सबसे अधिक विषमता पाया जाता है, जिसमें न तो कोई एंगल बराबर होता है और न तो कोई भुजा बराबर होती है, ठीक है। अगर बात करें हेक्सागोनल की बात करें, तो हेक्सागोनल में आप पढ़ चुके हैं। हेक्सागोनल क्या था आपका, कुछ ऐसे होता है। हेक्सागोनल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल हो गया। ये भुजा ये बराबर है, ये एंगल 120 अंश 120 अंश, और जो ये एंगल है आपका, ये जो एंगल है वो कितना जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। या यहाँ से इसको ले लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, लेकिन नॉट इक्वल टू सी है। बात समझ आ रही है। ये क्या था आपका हेक्सागोनल होता है, और ये सबसे अलग होता है क्योंकि इसमें एटम कॉर्नर भी पाए जाते हैं, फेस पर भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको अलग से भी पढ़ा। बात समझ आ रही है। इसका जो रैंक होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। राम्बोहेड्रल की बात करें तो राम्बोहेड्रल में क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं, एंगल भी बराबर है, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी, ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका होता है राम्बोहेड्रल।
इसको आप बुक में जो है स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बनाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तो आगे बढ़े हम लोग। ले लीजिए, ले लिए। तो इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लें कि ठीक है, मिटा दें इसको। अगर एग्जांपल की बात करें अगर, तो क्यूबिक यूनिट सेल में के जो एग्जांपल होते हैं क्या क्या होते हैं? NaCl, KCl, CHCl, ठीक है, CaF2, Ag, Au, ठीक है, Cu। ये जो एग्जांपल है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है? क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ठीक है, अगर बात करें टेट्रागोनल की, तो इनका कैसा होता है? इनका अगर एग्जांपल की बात करें तो TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, Sn है, SnO2 है। इनका जो एक कोशिका होता है वो कैसा होता है? टेट्रागोनल होता है। अगर बात करें ऑर्थोगोनल की, तो एग्जांपल में बात की इसमें तो BaSO4 है आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे KNO3 है, K2SO4 है, ठीक है, आयोडीन है, I2 है, PbCO3 है, लेड कार्बोनेट है, ठीक है, अल्फा सल्फर है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? इनका जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है? ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, अगर बात करें मोनोक्लिनिक की, तो CuSO4 इंटू 2H2O, सॉरी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, बीटा सल्फर। ठीक है, तो ये एक इसके एग्जांपल होते हैं। एक अंटाच है और भी ले सकते हैं यहाँ पे Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया, ये चौथे का हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। एक और होता है इसमें Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। 4 हो गया ना आपका, 1 2 3 4। 3 ताश की बात करें, ट्राइक्लिनिक की बात करें तो 5वां की बात करें अगर, तो CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, फिर होता है यहाँ पे आपका K2Cr2O7 H3BO3, ठीक है ना, आर्थोबोरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट इंटू 5 पेंटाडाइहाइड्रेट बोल सकते हैं, इसको पेंटाहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल किसके हो गए बताइए? ट्राइगोनिक के। अगर बात करें हेक्सागोनल की एग्जांपल बात करें अगर, इसमें आपका ग्रेफाइट आता है, जो पेंसिल में जो लगा होता है ना ग्रेफाइट, उसका जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड बोल सकते हैं इसको, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, Mg है, जेरियन है, जेरियन O है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? हेक्सागोनल के हैं। ठीक है, अगर बात करें किसका, राम्बोहाइड्रल की बात करें, तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ सकते हैं? क्वार्ज है, ठीक है, आपका क्वार्ज है, और आपका है कैल्कोसाइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, CaCO3 बोलते हैं, कैल्कोसाइट है, मैग्नेसाइट है, MgCO3, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? राम्बोहाइड्रल के हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, इसका भी आप चाहे तो इसकी साथ ले सकते हैं, ले लीजिए, तो आगे बढ़ें, ले लिए। तो ये जो 7 थे सेल पैरामीटर के आधार पे, क्या थे? सेल पैरामीटर के आधार पे 7 क्यूबिक सेल थे जो आपके सामने हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहाइड्रल, ठीक है। और इनके जो एक्सियल लेंथ है
इनका जो एक्सियल एंगल है इनमें किस प्रकार वेरिएशन होता है, ठीक है, उससे आपको बता दिया गया है। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका ले लीजिए इसके साथ, और जो अब तक पढ़े हैं उसका फिर देखते हैं वर्ड डिफिनेशन। ठीक है, ले लीजिए। तो बच्चों जो अब तक हम पढ़े हैं उसका डिफिनेशन है, इसका भी ले लीजिए इसके साथ, तो आगे बढ़े हम लोग। ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे जो एकक कोशिका होती है अवयवीय कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर 4 प्रकार की होती है सिंपल, बॉडी, फेस, इन सेंटर्ड। ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, आर्थोगोनल है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल। तो जो मेरा क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें भी तो 4 प्रकार के मिल सकते हैं, सिंपल, बॉडी, फेस, सिंपल, बॉडी, फेस, और एक आपका इन सेंटर। तो 4 इसमें मिल सकते हैं, 4 इसमें, 4 प्रत्येक में 4 मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो जो कुल एकक कोशिका हुई कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 7 चौक 28 हो जाएगी। लेकिन 28 नहीं होता है, यानी जो मेरा ये यूनिट सेल दिया है इसमें सब के सब 4 प्रकार के शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, फ्रांस के, ऑगस्ट ब्रेविस, तो उन्होंने बताया कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना उसमें 3 एटम अरेंजमेंट के आधार पे 3 प्रकार की एकक कोशिका पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? पहला आता है आपका, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो पहला आता है सिंपल, ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड, और उसके बाद आता है कि फेस सेंटर्ड। ठीक है, जो टेट्रागोनल होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल पाया जाता है और एक पाया जाता है आपका बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, जो आर्थोगोनल है इसमें 4 प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं एटम अरेंजमेंट के आधार पे। 4 कौन कौन? सिंपल भी मिलता है, ठीक है, बॉडी सेंटर भी मिलता है, फेस सेंटर भी मिलता है, और आपका इसमें एंड सेंटर भी मिलता है। यानी जो आर्थोगोनल है उसमें 4 प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो मोनोक्लिनिक है इसमें 2 प्रकार के यूनिट सेल पाए जाते हैं। एक होता है सिंपल, इसको लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो हेक्सागोनल होता है इसमें तो हम लोग पढ़े हैं, एक ही पाया जाता है। वो भी कैसा होता है? होता तो मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें जो एटम होते हैं कार्नर पे भी पाए जाते हैं, ठीक है, 2 फलकों पर पाए जाते हैं और यूनिट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड यूनिट सेल बोलते हैं। लेकिन इसे काउंटिंग किस में करते हैं हम लोग? सिंपल में ही करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट सेल होता ही नहीं इसमें। ठीक है, सबको मिला करके ये हो गया। ठीक है, क्योंकि एटम अरेंजमेंट के आधार हमने कितना पढ़ा? 4 पढ़ा। एक में एटम कहाँ होते हैं? कार्नर पे होते हैं, जिसको सिंपल बोलते हैं। बॉडी में कार्नर के साथ साथ कहाँ होते हैं? बॉडी में होते हैं। फेस में कार्नर पर भी एटम होते हैं और प्रत्येक फलकों पर होते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड होता है इसमें कार्नर पर भी होते हैं, फेस पर भी होते हैं और बॉडी के अंदर भी होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड यूनिट सेल बोलते हैं। और जो राम्बोहेड्रल होता है वो आपका एक ही होता है, वो भी सिंपल होता है। तो कुल अगर देखें यहाँ पे तो 3 टाइप का, यहाँ पे 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12,
13, ये 14 होना चाहिए ना, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। क्यूबिक मेथड में 3 होते हैं, सिंपल बॉडी फेस, ठीक है। और उसके बाद टेट्रागोनल में 2 होते हैं, सिंपल बॉडी होता है, वो भी ठीक है। ऑर्थोगोनल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, सिंपल बॉडी फेस इंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में कितने होते हैं, 2, सिंपल होता है, इंड होता है, और इसमें मिक्स होता है, इसमें सॉरी ट्राइक्लिनिक का छूट गया ना, सॉरी। इसमें क्या होता है, सिंपल ही होता है, सिंपल यूनिट सेल होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 14 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, जिसको लोग ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो पहला है जो क्यूबिक है उसमें 3 तरह के मिलते हैं, दूसरे वाले में 2 प्रकार के, तीसरे वाले में जो 8वां वाला इसमें 4 प्रकार के मिलते हैं, चारों मिलते हैं इसमें, सिंपल बॉडी फेस और इंड सेंटर्ड भी मिलता है। जो मोनोक्लिनिक है इसमें 2 प्रकार के मिलते हैं, सिंपल और इंड सेंटर्ड मिलते हैं। ट्राइक्लिनिक में 1 मिलता है, हेक्सागोनल भी 1 मिलता है, और राम्बोहेड्रल में कितना आता है, 1 मिलता है। टोटल काउंटिंग करेंगे अगर तो जितना मतलब टोटल जो एक कोशिका आती है कितना प्रकार की आती है, 14 प्रकार की आती है। और इन 14 हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका भी अगर चाहे तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली। तो बस बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज हमने पढ़ा सेल पैरामीटर के आधार पे एक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें एटम अरेंजमेंट के आधार पर अगर देखें तो देखा गया कि 7 में होना चाहिए, तो सब में प्रत्येक में 4 होना चाहिए था, लेकिन कुछ में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1 मिला। और इस आधार पे जो मेरा कुल क्रिस्टल मिले वो कितने प्रकार के मिले, 14 प्रकार के मिले, जिसको लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी जो है अपने पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक मेहनत करिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं समझ में आई हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती।